तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सेकंड लॉ, अब न्यूटन सेकंड लॉ में आप लोगों ने कई तरह से पढ़ा है। एक बार रिवीजन, आपने एक बार पढ़ा है F इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये कब यूज़ करते हैं? जब कॉन्टिन्यूअस मास होता है फिर डिस्क्रीट मास। डिस्क्रीट माने पार्टिकल नेचर। और यहाँ पे दूसरा आता है dp अपान dt। ये जब कॉन्टिन्यूअस मास होगा, और इसमें जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने, वो दिखाया गया था कि F प्रोपोर्शनल टू v है और यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। इससे ये पता चलता है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। डिफरेंस और डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। वहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। ये आपको इन दो बातों पे सवाल आपने लगाया ही है। इसके बाद बच्चों फिर तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था F बराबर m dv अपान dt प्लस v dm अपान dt। ये तब लगेगा जब मास बदलता रहेगा, वेलोसिटी बदलता रहेगा। तो इसको मैं अलग से पढ़ने के लिए आपको बोला है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो मोशन ऑफ रॉकेट है। अभी थोड़ी देर में रॉकेट उड़ाया जाएगा, अभी हम लिख लेते हैं, वहाँ पे ये लगाएंगे। 3 बात हो गया बच्चों। इसके बाद फिर हमने इसी में ये डिस्कस किया कि जैसे थर्ड वाले में मास भी बदलेगा और वेलोसिटी भी बदलेगा, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे v का मान कांस्टेंट हो। इसका मतलब फोर्स लगने का कारण अब होगा मास का बदलना, और जब मास बदलने का बात आ गया तो उस फोर्स को हम लोग लिख पाएंगे v dm अपान dt। और बच्चों इस फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। यहाँ पे क्या निकालते हो? थ्रस्ट निकालते हो। तो अब यहाँ पे देखो, एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, एक तरह की बात यहाँ से, एक तरह की बात यहाँ से, 4 बात हो गई। चारों पे मेरे को डिस्कशन कुछ पे हो गए, एक आध पे लेना है, रॉकेट पे लेना है, बाकी हो चुका है आपके क्लास में। सवाल भी लगा लिया है, कंप्लीट भी हो गया है। इसके बाद बच्चों फिर हम लोग ये लिखते हैं कि मान लो कि मास ही कांस्टेंट हो, मास ना बदले। तो इस सिचुएशन में अगर मास ना बदले तो बच्चों फिर आप लिखोगे F बराबर m dv अपान dt लिखोगे, और ये F बराबर m dv अपान dt को आप लिखोगे F बराबर ma। और इसी F बराबर ma को हम न्यूटन के हिसाब से बात करें तो F नेट बराबर ma हो गया। इसी को लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी कभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपके बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि नेट फोर्स बराबर m इंटू a। जैसे इसको यूज़ कर लोगे तो जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो फिर हम लोगों ने एक सवाल लिया था। मैंने एक सवाल बताया था कि एक बंदर रस्सी पे चढ़ रहा है, तो उसको ये बताना था कि न्यूटनियन फ्रेम क्या है, अर्थ। तो हम जब भी न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे? अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो सवाल में ये दिया था कि मंकी चढ़ रहा है रिलेटिव टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग चल रहा था रिलेटिव टू अर्थ। तो उसको सेट करके आपका सवाल शायद हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप उस तरह के सवाल पे और ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में वही सवाल आएगा जो आपने इसके पहले लगाया है। अब बच्चों उसी पे बेस्ड मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। इस पे F नेट बराबर ma फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर एक सवाल और ले रहा हूँ। आगे बढ़ सकते हैं ना आप? अब इसके बाद लगातार क्वेश्चन बच्चों, लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे फोकस्ड हो जाएं। देखिए अगला सवाल ये दिया है इस जगह, ये कोई मान लो स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है बच्चों, ये मासलेस स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये मंकी है,
इस मंकी का मास है 4 किलोग्राम और इस मंकी का टेल पकड़कर दूसरा मंकी लटका हुआ है। ये इस मंकी का मास है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे 2 मंकी है, मंकी 2 किलोग्राम और मंकी 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम रस्सी पकड़ा और 2 किलोग्राम रस्सी समझकर उसका पूंछ पकड़ के लटका है। तो देखो ये टेल पकड़ा है और ये रस्सी पकड़ा है। अब इसके टेल का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया है। इफ़ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेल, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेल is 39 Newton, then find maximum possible tension in string, maximum possible tension in string for safe motion, अब सेफ मोशन पेपर में ना लिखे तो भी काम चलेगा। तो बच्चों सवाल में पूछा मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको सवाल समझना होगा। न्यूटन्स लॉ या फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कठिन नहीं होते, सारे सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं। आप उसको पहले समझा करो, उसका मीनिंग क्या है। आपके मन में एक इमेजिनेशन, एक इमेज बनेगा ना तो आंसर आ जाएगा। और ये मंकी जा रहा है किधर? ऊपर की तरफ। इसका डायरेक्शन अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसा चित्र ही बना है तो दिख रहा है। ना भी डायरेक्शन दे तो आप समझ जाओगे कि मंकी का मुंह जिधर है उधर ही तो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ बच्चों मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या लिखा है? मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब टी मैक्सिमम होना चाहिए। और लास्ट में लिखा हुआ है कि सेफ मोशन भी सेफ होना चाहिए। आप देखो जब ये मंकी, बच्चों में सवाल लगाना शुरू कर दिया, देखो मैंने आपका बिल्कुल वेट नहीं किया ना, सवाल लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप लिखकर मेरी बात ध्यान से सुने, समझ आ जाए तो आप जल्दी से नोट करें। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेल का दिया हुआ है। इसका टेल, मंकी ए का टेल टूटेगा या नहीं टूटेगा उसका जिम्मेदार बी नहीं है, उसका जिम्मेदार ए खुद है। अगर वो तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा तो उसी का टेल टूटेगा, ऊपर जाएगा तो टेंशन बढ़ेगा तो उसका टेल टूट सकता है। तो लिखा है कि मैक्सिमम टेंशन आने के लिए, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आने के लिए असलरेशन भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ये मेरे दिमाग में आया कि मैक्सिमम टेंशन आने के लिए असलरेशन भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम असलरेशन कितना हो जिससे कि उसका टेल टूटने ना पाए, उससे ज़्यादा होगा तो विदाउट टेल हो जाएगा मंकी। तो मंकी का टेल उसके पास टेल की जगह बना रहे, इसके लिए फिर क्या लिखा जाएगा? फॉर ए मैक्सिमम। पहले बच्चों ए मैक्सिमम की बात करें। फॉर ए मैक्सिमम टेंशन इन टेल मैक्सिमम आ जाए, टेंशन इन टेल मैक्सिमम आ जाए। और बच्चों टेल का जो टेंशन होगा ना वो क्या होगा? टेंशन ब्रेकिंग होगा। बिकॉज अगर इससे ज़्यादा हुआ ना तब तो फिर टूट जाएगा, इसलिए टी ब्रेकिंग होना चाहिए। अब बच्चों टेंशन इन टेल बराबर ब्रेकिंग कितना दिया है? 39 न्यूटन दिया है। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन जो आना चाहिए, ब्रेकिंग टेंशन यहाँ पे, वो टी का मान कितना आना चाहिए? 39 न्यूटन। सही है। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, यहाँ पे टी निकालना है।
तो बताइए मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कौन सा मंकी का, ए का कि बी का कि दोनों का? अबे ए का नहीं बनेगा, बी का बनेगा। ए का टेल में, ए का जो टेल है उसके टेल पे जो लटका है उसका मास लोगे ना, तो ए का टेल पे ए लटका है, हैं? ऐसा अनर्थ बात बताता है। कौन लटका है? बी लटका है ना। तो यहाँ पे बी मंकी है, यहाँ का टेंशन टी है और यहाँ का मास mg है, हाँ 2g है। और ये ऊपर की तरफ जाएगा कितना असलरेशन से, जो कि मैक्सिमम असलरेशन होगा, इससे ऊपर का असलरेशन होगा तो टेल टूट जाएगा, गिरेंगे ज़मीन पे धड़ाम से। अब बच्चों इसका आंसर मैं निकाल रहा हूँ। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स फ्री बॉडी डायग्राम की बात करोगे। यहाँ पे बच्चों टी ब्रेकिंग है, टी बराबर 30 न्यूटन है। आप बोर्ड पे समझिए। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकलवाइए सब लोग, न्यूटन्स ला, एफ नेट बराबर एम ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस 2g बराबर 2 इंटू ए मैक्सिमम, राइट? नहीं समझ आता है क्या? अच्छा, अब टी का मान कितना है? 39 माइनस 20 बराबर 2a मैक्सिमम। बच्चों असलरेशन मैक्सिमम बराबर 19/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मंकी मैक्सिमम कितने असलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है? बच्चों एकदम सिंपल सी बात है कि इसका रस्सी का, इसका जो टेल है ना, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर का टेंशन लेना है, मतलब ये 39 लेना है। तो 39 माइनस 2g बराबर 2 है, सिंपल बात। तो एफ नेट बराबर एम ए से, तो वही मैंने लिखा है t माइनस 2g बराबर 2 है और t का मान 39 दिया है क्वेश्चन में, आपने रख लिया और a मैक्सिमम आ गया। बच्चों एक बार मेरे को बताइए कि आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या? आ गया? अगर आ गया तो t मैक्सिमम निकालना है। देखो पहले उसको समझ के बता दो तब फोटो स्टेट करो। अब आपको ये t मैक्सिमम यहाँ निकालना है इस जगह। तो बताइए इसके लिए मास कितना लोगे? 4 किलोग्राम की 2 किलोग्राम की 4 + 2? क्योंकि 4 किलोग्राम क्यों लोगे? 4 किलोग्राम के साथ ही तो मंकी अगला भी लगा हुआ है, हाँ? तो दोनों तो एक ही साथ हो गए। इसलिए बच्चों अब आप टी मैक्सिमम जब लिखोगे ना तो दोनों लेना है। अब दोनों के लिए मेरे को यहाँ इक्वेशन लिखवाना है, फॉर बोथ द मंकी। चलो सुनाओ। टी मैक्सिमम माइनस, हाँ शाबाश शाबाश, 6g बराबर 6a टोटल मास। तो बच्चों टी मैक्सिमम आया 6g माने 60 प्लस 6a 19/2 और ये हो गया न्यूटन। अब किसी नर्सरी के बच्चे को दे दोगे तो लगा लेगा। आप लोग लगा पाओगे कि नहीं? हाँ, वही जो आएगा आंसर हो जाएगा, वही आंसर मैच कर जाएगा। बच्चों सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम में यही आया था, जब नीट एग्ज़ाम शुरू हुआ तो पहले यही सवाल पूछ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज हमें स्पीड चाहिए आपकी और समझ, दोनों समझ भी और स्पीड भी। आगे बढ़ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ लग गया, एफ नेट बराबर एम ए, और इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। हटाया जाए, आगे बढ़ाऊं। अभी थोड़ी देर में बैक करके ना इस सवाल पे फिर वापस ले आऊँगा। अभी आप ऐसे लिख के फिर देखो अब क्या बताता हूँ। बच्चों अगला एक सवाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखा जाए। देखो अगले सवाल में ये केबिन है, यहाँ पे ये केबिन है। इस केबिन का मास है 40 किलोग्राम और बच्चों इस केबिन में एक कोई आदमी है
इसका मास है 60 किलोग्राम, 60 kg का ये मैन है। केबिन का मास है 40 किलोग्राम। ये आदमी ऐसे हाथ से रस्सी पकड़ा है, रस्सी ऐसे गई ऊपर, और बच्चों केबिन से भी रस्सी लगाया गया है, और बीच में जो जगह खाली दिख रहा है, खाली नहीं रहेगा, वहाँ पुल्ली लगेगा। ये लग गया पुल्ली, पुल्ली आ गया। अब पुल्ली हवा में नहीं रुकता, यहाँ ऐसे छत पे कहीं ऊपर मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, बांध दिया। ठीक, और बच्चों इस समय ये हवा में है, इन एयर। अगर ये आदमी रस्सी को खींचेगा नीचे तो ये केबिन ऊपर जाएगा, और रस्सी को ढीला कर देगा तो केबिन नीचे चला जाएगा, रस्सी छोड़ देगा तो कुछ और हो जाएगा। आइडिया लग रहा है ना क्या हो रहा है। सवाल में पूछा कि फाइंड वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ मैन, फाइंड वेट ऑफ मैन व्हेन केबिन is in equilibrium, is in equilibrium in air। अगर हवा में ये केबिन रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिचुएशन में बच्चों आदमी का वेट क्या होगा। ऑप्शन दिया जाएगा 60 kg वेट, ऑप्शन बी दिया जाएगा 100 kg वेट, ऑप्शन सी दिया जाएगा 20 kg वेट, ऑप्शन डी दिया जाएगा कुछ और होगा। तो बच्चों मेरे को नहीं पता क्या होगा, मैंने नन लिख दिया। हो सकता है कि कोई ना मैच करे तो एक ऑप्शन डी दे दिया, नन। हम ऑप्शन को नहीं फोकस करेंगे, हम सवाल लगाने पे फोकस करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा सवाल तो लिख ही लो कम से कम, तब लगाएंगे। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन इन द अबव प्रॉब्लम करके लिखा जा सकता है, और इसी में लिख सकते हैं आप। दूसरा नंबर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ केबिन, एक्सेलरेशन ऑफ केबिन। एक्सेलरेशन ऑफ केबिन फॉर ट्रू वेट, फॉर ट्रू वेट ऑफ मैन। केबिन का एक्सेलरेशन क्या हो जिससे कि आदमी का वेट, ट्रू वेट माने सही वेट उसको समझ आए। अर्थ पे खड़ा होता है आदमी तो इसका कितना वेट आता, 60 kg वेट आता है कि नहीं, हाँ? और अगर केबिन में 60 नहीं आया तो उसे टेंशन नहीं होगा। मान लो आप ही का वेट अगर कम हो जाए केबिन में तो टेंशन होगा ना कि आखिर मेरा वेट कहाँ गया। वैसे उसका वेट मान लो कम हो गया होगा तो वो जानना चाहता है, अपने असली वेट को देखना चाहता है, तो केबिन में खड़ा रहेगा तो दिखेगा। इसका मतलब केबिन को चलाएगा, तो केबिन को चलाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से और किधर चलाए तो उसका सही वेट आ जाए। तो ये दूसरा सवाल है बच्चों। दूसरा सवाल तो बाद में आएगा, पहले चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकंड के लिए आपसे बात कर लेंगे। अभी एक बार आप लोग पहले अपने माइंड में चीज़ों को सेट कर लो कि जो सवाल लिखा है, जो फिगर बना है, वो मीनिंग क्लियर हो रहा है, मीनिंग क्लियर है। पिक्चर देखने से समझ में आ जाता है ना, कोई फिगर उगर कहीं देखो फोटो शोटो तो समझ में आ जाता है ना यहाँ क्या हो रहा है। फ़ोटो देखने के बाद आदमी समझ जाता है ना कि यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, देखने से पकड़ में आ जाता है कि नहीं।
ऐसे यहाँ चित्र देख के समझ आ रहा है, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। अब चलो देखो इसका आंसर शुरू करता हूँ लगाने का। आपके शायद क्लास से आंसर अवेलेबल है, आप बता सकते हैं पहले वाले का आंसर। सी माने 20 kg वेट। ठीक है बच्चों, अब कुछ ऑप्शन ABCD ना पढ़ें, अब बोर्ड पे देखें, उसी में से कोई एक आया होगा भी दिख जाएगा ना कैसे आया है। अब देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पर, तो मेरा कांटेक्ट अर्थ से है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जो ऊपर है उस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगता है और जो नीचे है उस पर नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड लगता है। क्या जाना, जो ऊपर है नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर और जो नीचे है नॉर्मल फोर्स उस पर नीचे लगता है। अगर मैं अर्थ को पैर से दबा रखा हूँ तो पैर की वजह से अर्थ पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और अर्थ ने मेरे ऊपर फोर्स किधर लगा दिया, ऊपर की तरफ। तो ये लॉजिक तो दिमाग में हरदम होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर है। अब चलो बच्चों आगे देखो। अब यहाँ मेरे को बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ मैन का फ्री बॉडी डायग्राम। जब मैं मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ तो केवल मैन होना चाहिए, बस ये मैन और उसके आदमी के हाथ में रस्सी और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स N। मैन के ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। जो ऊपर है उस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ हो गया। और इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। mg माने 60G। बच्चों रुका हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा ना तो नीचे जा रहा है, रस्सी में टेंशन T। बताइए इक्वेशन, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। इक्वेशन 1 n+2 n+t बराबर 60G। क्या पूरे क्लास के लोग इसको समझ पा रहे हैं? चलो बच्चों इक्वेशन बना गया। अब इसके बाद मेरे को फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, लेकिन अब बच्चों हम केबिन का बनाएंगे। देखो यहाँ लिख रहा हूँ FBD ऑफ केबिन, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केबिन। अब मैं केबिन की बात करूँगा। केबिन पे कौन कौन से फोर्स हैं ज़रा देखा जाए। बच्चों केबिन में केवल टेंशन T लगा है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे लगा हुआ mg माने 40G, और केबिन आदमी के पैर के नीचे था तो नॉर्मल फोर्स नीचे लगा। और ये बच्चों इक्विलिब्रियम में है तो T बराबर n+40G और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस T का मान वहाँ रख दीजिए। क्या करोगे, T का मान वहाँ रखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद आपको देखना है, रखना है तब देखना है। अब देखने वाली बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों सुनाओ भाई, n+t है ना, तो यहाँ पे n+t की जगह n+40G और बराबर कितना हुआ 60G। बच्चों यहाँ पे 2n बराबर क्या हुआ 60G माइनस 40G। 60G किसका मास है, आदमी का, और 40G किसका मास है, केबिन का। दोनों का मास माइनस में हो गया है। अब इसके बाद बच्चों सवाल में पूछा गया n का मान, तो n का मान कितना आएगा 60 माइनस 40 अपान 2 और इंटू G। मतलब मास मैन का मास केबिन का दोनों माइनस करो और बाई 2 लिखो। अब आंसर आ गया कितना
10G बराबर क्या हुआ 10 kg वेट। अब बताइए अगर ऐसा सवाल आ गया और आदमी खड़ा है इक्विलिब्रियम में और पूछेगा कि इसका वेट बताओ, तो उसको सवाल लगाना शुरू करोगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दोगे? क्या लिख दोगे? दोनों का मास माइनस करना है और बाई 2। सीधे आंसर। मैंने बोला कि 80 किलोग्राम के केबिन में 120 किलो का आदमी है और इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए आदमी का वेट कितना होगा? तो नॉर्मली पूछा है ना, तो 120 kg में माइनस करोगे 80, तो 120 माइनस 80 बाई 2 कितना आया जी? 20 इंटू जी बराबर 20 kg वेट। तो बताओ ये आज से सवाल लगाओगे कि आज से सवाल लगाना बंद है? आज सवाल लगाना बंद, देखोगे सीधा गोला भरना शुरू। एकदम कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट है। जब भी ये आएगा तब ऐसे लगेगा। आप मेरे से कभी क्वेश्चन पूछो, देखो मैं पेन ही नहीं चलाता, न्यूटन किसी चीज़ पे नहीं चलाता, जल्दी ऐसे देखता रहता, बोलता है आंसर आ जाएगा। फिर मेरे को लगता है कि पता नहीं बच्चा समझ पाएगा कि नहीं, चलो थोड़ा चला देते हैं पेन। ऐसे ही आप जब सीखते जाओगे ना तो स्पीड बहुत तेज़ बढ़ती जाएगी। अब बताइए सवाल हो गया। अब मैं दूसरा सवाल इसका जो लिखा है उधर चलने जा रहा हूँ। बच्चों सेकंड मैंने क्या पूछा है कि केबिन का एक्सेलरेशन कितना हो कि आदमी का अपना सही वेट मिल जाए, सही वेट उसको समझ आ जाए। आप बताइए जिसका वेट 60 kg है उसका वेट कितना मिल रहा है? 10 kg। तो चिंता की बात तो है ही है। हाँ, 60 से 10 हो जाए, चिंता नहीं है। अब वो अपना सही वेट देखना चाहता है। अब वो क्या करेगा? अब सवाल कैसे लगेगा? दूसरा वाला पार्ट उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों पहले तो ये समझ लो कि वेट कब बढ़ेगा और कब घटेगा। अगर केबिन में लिफ्ट में आदमी खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जाने लगे तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया। तो यहाँ एक एक्सेलरेशन है कि दो, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ए पढ़ोगे कि रिलेटिव? रिलेटिव में जी होगा कि जी प्लस ए होगा कि जी माइनस ए होगा? ए ऊपर जी नीचे, एक ट्रेन उधर एक ट्रेन इधर। तो अगर दो ट्रेन सड़क पर उल्टे डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव में क्या होता है? हाँ वे जोर से बताओ, प्लस होता है ना। तो एक एक्सेलरेशन जी नीचे और एक ए ऊपर, तो क्या हो गया? जी प्लस ए। तो मास एम और दो एक्सेलरेशन लग रहा जी प्लस ए। तो बताइए एम जी प्लस ए हो गया, तो वेट बढ़ा कि नहीं? तो वेट बढ़ाना है तो केबिन को नीचे ले जाना पड़ेगा कि ऊपर? और अगर मान लो केबिन नीचे जाए तो जी प्लस ए कि जी माइनस ए? जो है वह चौपट हो जाएगा, जो है वह वेट घट जाएगा। तो केबिन में आदमी खड़ा है, उसका वेट 10 kg है और उसका सही वेट 60 था। 60 देखना चाहता है, 10 से 60 लाना है, तो केबिन जाना है किधर? पहले तो ये समझ में आया केबिन जाना किधर है। पहले तो ये समझ में आया किस रास्ते से हमको जाना है, तब तो बैग लेके चलोगे। तो पहले ये पता चलना है कि केबिन किधर जाएगा। अब मैं आपको बच्चों अगला सवाल कैसे लगेगा उसकी बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, अब दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। बताओ दूसरा सवाल क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, दूसरा सवाल क्यों पढ़ रहे हो? उसका आंसर है कि सही वेट जानने के लिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्यों पढ़ रहे? बोल रहे हैं कि आपने सवाल दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सही वेट जानने के लिए पढ़ रहे हो, उसका मेन मोटिव है कि ट्रू वेट आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि फार, और वेट को कैसे पढ़ते हैं? एन से। तो फार एन बराबर 60G। इसका मतलब एन का मान 60G होने के लिए ए का मान क्या हो? यही है ना मेन बात। वेट उसका ट्रू मान है 60 kg आने के लिए केबिन का एक्सेलरेशन क्या हो, यही तो क्वेश्चन है ना। अब इसे मैं बच्चों देखो लगाने जा रहा हूँ। अब बताइए आप लोग सब लोग ध्यान से समझ के वहीं लिखवा देना। इस आदमी को रुका रहना है कि जाना है? किधर जाना है? कितने एक्सेलरेशन से? ए मान लिया जाए। तो बच्चों न्यूटन्स लॉ एफ नेट बराबर एम है। तो यहाँ पे ये जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब एन प्लस टी
बड़ा है। किससे बड़ा है? 60G से। तो n + t - 60G और बराबर हो जाएगा बच्चों लोग बराबर ma माने 60A। हमें सवाल लगाना है n का मान 60G दिया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला है उसका ट्रू वेट आ जाए तो इसका मतलब n दिया है ना वो, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 60G लिखोगे प्लस t माइनस 60G बराबर 60A और 60G और ये G ख़त्म हो गया और बच्चों आया 2t बराबर 60A और t बराबर आया 30A। ये t का मान आया 30 है। हमसे t तो पूछा नहीं है। चलिए एक रिलेशन जो भी आया बच्चों ये आया। आप लोग अब केबिन वाला बताना। केबिन किधर जा रहा? अबे केबिन में ही आदमी है। जब आदमी ऊपर जा रहा तो केबिन ऊपर जा रहा तभी तो जा रहा है। मैंने पूछा केबिन किधर जा रहा है? केबिन किधर जा रहा है? केबिन किधर जा रहा है? तो केबिन भी ऊपर ही जा रहा है ना। तो अगर केबिन ऊपर जा रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से? ए से जा रहा है। न्यूटन का लॉ लगा दो बच्चों यहाँ भी। पढ़ो पढ़ो पढ़ते रहो न्यूटन लॉ। t बड़ा है ना तो t माइनस n प्लस 40G बराबर कितना मास है? इसका मास 40 किलोग्राम था तभी तो 40G लिखे हो बराबर ma माने 40 है। t का मान 30A, n का मान ये लिखा है यहाँ 60G 40G बराबर 40A। राइट बच्चों, मेरे से a का मान ही तो पूछा है। अब आप t बराबर कितना दिया था? एक मिनट कुछ। अच्छा यहाँ पे अच्छा 2 नहीं एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पे केवल t था क्या? अच्छा आप लोग तब 2t क्यों लिखवा दिए थे? तो बच्चों t बराबर कितना है? 60। यहाँ 2 नहीं आएगा ना। t बराबर 60 ठीक है। ओके चलो भाई 60 लगा दो। ठीक है आप लोग समझदार हो, लगा ही लिए थे। बच्चों ये बराबर आया 20A बराबर 100G। अब 20A बराबर 100G तो a का मान ही तो पूछा है ना। तो बच्चों a का मान आ ही गया। अब a बराबर कितना आया? 5G। तो एक्सेलरेशन हुआ 5G और डायरेक्शन अपवर्ड। आंसर निकल गया। ये सवाल जितने देश में किताब हैं और जितने बच्चे क्लास 10th पास हैं साइंस के वो सब इसको ढूंढते हैं। सवाल का आंसर और सवाल लगेगा वैसे। देखो लगाना बड़ा आसान है बच्चों। मैकेनिक्स में बहुत ही सिंपल बात है ना, जो पढ़े हो उसी को यूज़ कर रहे हो बस। और डरो मत, एकदम उसको अप्लाई करो आप। और आंसर आएगा नहीं वो चिल्ला के आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेंगे। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बदलकर सवाल तेज़ लगाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। अब बच्चों स्पीड बढ़ाने के डायरेक्शन में चल रहा हूँ। रेडी हो गए होंगे आप लोग। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? एफ नेट बराबर ma। ठीक है, एफ नेट बराबर ma। एक क्वेश्चन और कर लूँगा तब अपनी स्पीड की बात करेंगे। एक बात और बताऊँगा तब। बच्चों अभी हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स n वेट है और वेट को कैसे निकाला गया और ट्रू वेट के लिए उस केबिन को चलाना है तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, सब में कॉन्सेप्ट बन जा रहा है। न्यूटन का लॉ लगा दे रहे हैं, आंसर आ ही जा रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। आप परमिट करो बच्चों मैं आगे जाऊं। हटा सकते हैं? ठीक है। हाँ थोड़ा ऐसे स्पीड और एकदम ऑनेस्टी के साथ, मतलब नहीं आना तो आप लोग बोलोगे कि नहीं मेरे को फिर से समझना है। आप सीधा बोले कि सर मेरे को फिर समझना है, और अगर सब ठीक है तो फिर आगे जाना है। ठीक है, देखिए मैं अगला सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। एक सवाल और ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बच्चों ये ब्लॉक है ये वाला,
और एक ब्लॉक यहाँ पर ये वाला है, और दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये दोनों कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट। इधर मैंने फोर्स लगाया और बच्चों इधर भी मैंने फोर्स लगाया। इधर मैंने लगाया 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, और इधर मैंने लगाया सपोज 10 न्यूटन फोर्स है ना, तो 40 kg नहीं 40 न्यूटन फोर्स। बच्चों 40 न्यूटन इधर लग गया और 10 न्यूटन इधर लग गया। मास यहाँ पे है 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, और यहाँ पे मास है 4 किलोग्राम। और ये बच्चों दो बॉडी है ए और बी। सवाल में पूछा गया कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछा है? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा है। कांटेक्ट फोर्स माने नॉर्मल फोर्स। बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी, ए एंड बी। एक सवाल मुझे लगाना होता है इसलिए मैं लगा दूंगा, और कई लोगों का आंसर इसका आ भी रहा होगा, वो मैं देख रहा हूँ। बड़ा तेज सवाल लगाना भी शुरू किए हैं कुछ बच्चे, लेकिन बच्चों ये सवाल तो मैं ही लगाऊंगा। अब आप हमें देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप हमें चाहे तो बताते भी रहिएगा। यहाँ पे बच्चों दो बॉडी है ना, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना, पहला काम। तो सबसे पहले ए का मान निकालो, इसके बाद तो सब होगा। पहले डिसिप्लिन मेंटेन करो, इसके बाद तो सब डॉक्टर बन ही जाओगे। तो पहला काम है कि ए की वैल्यू निकालो, आगे तो आ ही जाएगा। न्यूटन्स लॉ बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे एफ नेट बराबर एम ए। न्यूटन्स लॉ में तो यही पढ़ा है ना, एफ नेट बराबर एम ए। अब मैंने यहाँ पे इसको एक ब्लॉक लेके भी पढ़ सकता हूँ, और बच्चों दोनों को एक साथ लेके भी पढ़ सकता हूँ। थोड़ी सी आपको बात बताते हैं। न्यूटन ने ये लिखा था एफ नेट बराबर एम ए। बच्चों हम थोड़ा चेंज करते हैं, ये एफ वी डी है। अब मैं ये लिखा कि अगर नेट फोर्स है तो नेट मास भी ले लो। यहाँ नेट तो यहाँ नेट इंटू ए हो गया। मतलब ये न्यूटन ने तो नहीं लिखा था ना, न्यूटन ने तो वो लिखा था ना, ये मैंने लिखा है कि जब एफ नेट तो आगे एम नेट इंटू ए कर दिया। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ? एफ नेट माने नेट, नेट पुलिंग फोर्स, पुल करे तो पुल, पुश करे तो पुश। नेट पुलिंग फोर्स अपान मास नहीं, टोटल मास, नेट मास। बच्चों एक्सेलरेशन हुआ नेट पुलिंग फोर्स अपान टोटल मास। हम इसको यूज करेंगे। एफ नेट बराबर एम नेट इंटू ए। बच्चों ये आया नेट पुलिंग फोर्स अपान टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये लिखा हुआ है। जब आप लोगों को ए का मान मिल जाए तब आगे क्या करेंगे वो भी सुन लें। अभी उस सवाल को मैं बाद में लगाऊंगा। अभी देखो मैं ये सब बताना शुरू कर दिया कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम थोड़ा तेज़ स्पीड करके सवाल लगा सकते हैं। बच्चों फिर क्या होने वाला है? अब जैसे मान लो आप लोग कि ये कोई ब्लॉक है, देखते हैं कि कौन लोग बताते हो। ये मास m और बच्चों टेंशन, और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से, और ग्रेविटी यहाँ पे लगा है g, और मेरे से पूछा है t का मान क्या होगा। तो जब मेरे से टेंशन पूछा है तो अब हम यहाँ पे
एक फार्मूला लिखेंगे और बच्चों ये फार्मूला लिखेंगे आप कि जब टेंशन पूछा तो मास इनटू ए रिलेटिव, कौन असलेशन, रिलेटिव असलेशन, ए रिलेटिव। अब बच्चों टी बराबर आप लिखोगे ना एम, ए रिलेटिव अब सबको आ रहा होगा, जी नीचे लगा हुआ है, ए ऊपर लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, जी प्लस ए, टी बराबर एम जी प्लस। अगर बॉडी ऊपर जा रहा तो एम जी प्लस है, लेफ्ट ऊपर जा रहा तो एम जी प्लस है, नीचे जा रहा तो एम जी माइनस है, सीधे लिखो। उसमें पेंटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, गोला भरने वाला। हमारी रफ्तार ज़्यादा होनी चाहिए, हमें लिख पढ़ के कहीं दिखाना नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधे टी बराबर एम जी प्लस ए लिख लेंगे। बच्चों एक बार हो, अब सपोज़ कोई बच्चा बता दे जब मैं लिखूँ तब, ये मान लो कि कोई बॉडी बच्चों यम मास का है और सपोज़ देर जे स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का काम है पुल करना, तो पुल करना तो बच्चों टेंशन तो टी इधर ही आएगा, और ये केबिन ए से नीचे जा रही है और जी तो नीचे लगा ही होगा, मतलब बॉडी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों टी बराबर क्या होगा, मास इनटू ए रिलेटिव, और मास एम और ए रिलेटिव जी प्लस ए की जी माइनस, जी माइनस ए की ए माइनस जी, ए माइनस जी नहीं जी माइनस, क्योंकि ए का मान मैक्सिमम जी होगा। अब जी से ऊपर होगा तो कुछ अलग ही तरह का कहानी बन जाएगा, इसलिए हमें क्या लिखना है, जी माइनस ए। ओके, तो बच्चों ये तो सिस्टम हो गया फार्मूले के यूज़ का कि कैसे हम ए निकालेंगे, कैसे हम लोग टी निकालेंगे। इतनी सी बात आपके दिमाग में अगर हो जाए सही से तो बच्चों फिर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, और मैकेनिक्स में जो आपको संकट था, धीरे धीरे बादल इस देश से दूसरे देश जाने लगेंगे। बस उतना लिखना है जो मैंने समझाया, उतना दिमाग में होना चाहिए बस। बाकी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको जो बताया है बच्चों, उसको मैं यूज़ करके आपको सवाल का आंसर दिखाने जा रहा हूँ, उसी सवाल का। लिख लिए होंगे आप, एक बार ज़रा पढ़ दो। असलेशन बराबर क्या है, नेट पुलिंग फोर्स अपान, हाँ, जब सवाल ना आए तो सवाल देखकर 3 बार इसी को पढ़ देना, सवाल आ जाएगा। ये मंत्र है, नेट पुलिंग फोर्स अपान टोटल मास, और इसी को सही से लगा देना, बस सवाल भाग भाग के आएगा। अब चलो बच्चों इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन पे दिखा दूँ आपको, इसको देखो इधर से मैं अब हटा देता हूँ, ध्यान से अब बताएंगे सब लोग, आपका खुद का प्रैक्टिस। बच्चों मेरे को अब एक बॉडी को लेना है कि दोनों को एक साथ, अब टाइम घटेगा कि नहीं। अगर 2 बॉडी को लेते 2 बार इक्वेशन बनाते कि नहीं, और 2 बार इक्वेशन फर्स्ट बटे सेकंड बटे प्लस माइनस करते करते माइनस में नंबर आ जाता। तो इसलिए अब हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ने वाला है। मैं अब सवाल लिखने चला, इसका आंसर की तरफ जाने चला। बच्चों बताओ असलेशन बराबर क्या हुआ, नेट पुलिंग फोर्स, तो 40 उधर 10 इधर, तो 40 माइनस 10 अपान टोटल मास 6 + 4 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 40 न्यूटन ज़्यादा है ना, तो इधर ही ये चला जाएगा। असलेशन ए बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे से पूछे तो ए की वैल्यू सीधे ही आ गया। अब बच्चों पूछा है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के लिए हमें एक बॉडी को लेना ही पड़ेगा, तभी हम बता सकेंगे। देखो मैं इधर फिर हटा दिया ये सब बात। बच्चा लोग अब मैं क्या करूँगा सुनो, हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए या तो आप ब्लॉक ए पर कांटेक्ट फोर्स निकाल लो, और अगर ब्लॉक ए से आपको एलर्जी हो तो ब्लॉक बी पे निकाल लो, मन निकाल लो, कहीं निकाल लो। अगर मैं ब्लॉक ए को लेता हूँ तो बच्चों इस पे फोर्स कितना लगा है, 40 न्यूटन, और ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा।
नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडी पर लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ऑन द बॉडी। क्या बोला? नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी, ये कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट पे लगेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगेगा, और वो भी बॉडी पर। तो बच्चों ऑन द बॉडी मतलब एन इधर बॉडी पर लग गया। ऐसे लगेगा तभी तो बॉडी पर होगा ना, कि उधर लगेगा तब लगेगा बॉडी पर। ऑन द बॉडी यही है ना। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? ऑन द बॉडी। जब नॉर्मल फोर्स कोई पूछे गुरुजी लोग, तो ऑन द बॉडी दिमाग में रखे रहना, ये ऑन द बॉडी पूछा है। अब बच्चों यहाँ पर एन इधर लग जाएगा, और इधर कितना लगा है? 10 न्यूटन, और इधर ये भी जा रहा है कितने से? ए से। अब आपके पास इस सवाल को लगाने का बच्चों 2 टेक्निक है। एक है कि आप इसका FBD बना लो, और या तो उसका बना लो। चलो मैं इसी का बना लेता हूँ। बच्चों बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें कौन फार्मूला लगेगा? इसमें न्यूटन्स लॉ लगा दो, F नेट बराबर ma। न्यूटन्स लॉ लगा दो बच्चों। F नेट तो 40 में n माइनस करोगे, बताइए कैसे जाना? भाई राइट में जिधर वो जा रहा है ना, उधर का फोर्स बड़ा होगा तभी तो उधर जाएगा। तो F माइनस 40 माइनस n बराबर ma। कितना मास? m इंटू ए। F नेट बराबर m है। बच्चों आगे मैं लिख दूँ ना, अब आप बताएंगे। इक्वल टू 6a, m ए 6a, a का मान 3, n का मान 40 माइनस 18, वैल्यू 22 न्यूटन। सही है। अब बच्चों B का FBD मेरे को बनाना है। B का आंसर मेरा निकल चुका है, लेकिन अब मैं B का पूछूंगा जिससे उनको बोलना है, बाकी लोग बैठ के देखें कि वो क्या बोलते हैं। अब बच्चों FBD B का बनाऊंगा। FBD ऑफ ब्लॉक B। फार्मूला क्या है FBD का? F नेट बराबर m है। F नेट बच्चों कौन फोर्स ज़्यादा? n। तो F नेट क्या हुआ? n प्लस 10 की n माइनस 10 बराबर ma। m माने 4, a का मान 3, बच्चों n का मान 22 न्यूटन। तो आंसर तो वही आया। चाहे पहले वाले को देख के लगाने, चाहे दूसरे को, दोनों लगाने से कोई फ़ायदा होगा क्या? एक कोई को देखना, जल्दी से वैल्यू बता देना। एक बार बच्चों मेरे को फीडबैक आपसे ये चाहिए कि ये सवाल जो मैंने अभी लगाया है आप सबको क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? हो गया, ठीक। वो तो मैं समझ लूँगा सवाल देकर, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए दूसरा सवाल। हटा रहा हूँ, अगले सवाल की तरफ आपको लिए जा रहा हूँ। हटा दूँ? बच्चों क्वेश्चन वही पूछा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। मैं चित्र पूरा बना लूँ तक। दूसरे सवाल पे आप जा रहे हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल जीनियस। न्यूटन्स लॉ मतलब जीनियस। जीनियस जो होता है उसी को मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आ जाती है। जीनियस का मतलब हार्ड वर्किंग, ना घबराने वाला। एक दिन में एक सवाल लगेगा, लेकिन लगेगा इतना पेशेंस होना चाहिए। एक दिन में एक ही लाइन समझ में आएगा, लेकिन समझ एक ही लाइन आए, ये पेशेंस इसमें है, उनको फिजिक्स आ जाती है। और जो ये सोचते हैं कि अरे अभी एक ही लाइन पढ़ा, पूरा 24 घंटा बीत गया, तब फिर उनको मेडिकल की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट, और टाइम समझने में लगाना है। एक बार समझ आ गया तो फिर तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे ही आता है और सब आता है। जैसे कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
तो धीरे धीरे ही सब होता है। ऐसा नहीं कि 100 घड़ा पानी डाल दोगे तो एक ही दिन में फल आ जाएगा। जब समय आएगा तभी आएगा। इसलिए हर चीज़ टाइम के साथ ही आता है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे आता है। अब मेरा सवाल, अपना अगला सवाल आ गया बच्चों। इधर मैंने फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इधर फोर्स 10 न्यूटन ही लगेगा, पर इसका डायरेक्शन बदल देता हूँ। इधर मैंने 10 न्यूटन लगा दिया, डायरेक्शन बदल गया बस। आप लोगों से बच्चों अब पूछा है कि ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। हाँ, सब लोग लाइक बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच। बच्चों आपका बैच इसीलिए तो जाना जाता है। देखो मैं इस बैच में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता हूँ, चाहे मैं 10 रात जगह हूँ। हाँ, यहाँ पे आने के बाद मेरे को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे बैच है जिसमें खड़े होते तो मेरे को लगता है कि इन बच्चों को देख के नींद आ रही क्या, मेरे को एक्टिव स्टेट में बने रहो। पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। अब बड़ा जल्दी आंसर निकाला जी। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आया। ठीक, कितने लोग 10 न्यूटन लगा दिए बच्चों? बस इतने ही लोग लगाए, और लोग लगाओ, सब लोग, सबका आना चाहिए ना। बस इतने लोग MBBS करो, कैसे काम चलेगा? हमें तो पूरी क्लास को MBBS कॉलेज में भेजना है कि सभी लोग गवर्नमेंट MBBS कॉलेज से करें। वो फॉर द नेक्स्ट बच्चों, मैं स्टेटमेंट ले लूँ अब और देख लूँ किसका आंसर सही है। जिनका भी आंसर अभी नहीं आया अब वो ना लिखें, जिनका भी नहीं आया वो ना लिखें, जिनका आया वो देखें। मैं लगा रहा हूँ। हमारा सबसे पहला काम बच्चों किस चीज़ का होना चाहिए? हाँ, ए बराबर नेट पुलिंग फोर्स 40 + 10 -10 नहीं होगा, अपान टोटल मास बराबर बच्चों 5 मीटर/सेकंड²। ये वाला ए का मान तो आ गया। अब किसी एक बॉडी का FBD बना लो, एक बॉडी का कोई। अब हम एग्ज़ाम में होंगे तो बड़ा जल्दी सोचेंगे कि भाई ये 6 किलोग्राम ले लो, तो बच्चों ये 6 किलोग्राम मैंने ले ली। अब ये जा किधर रहा है? राइट में जा रहा है, ए से जा रहा है। इधर फोर्स बच्चों मैंने लगा रखा है 40 न्यूटन। अभी आपने देखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बॉडी है ना, बॉडी पर, तो बॉडी पर इधर लगेगा या बॉडी पर इधर लगेगा? कौन, ऊपर वाला कि नीचे पीला वाला? हाँ, पीला वाला, जो आपका शर्ट का ड्रेस है, ये वाला लगेगा। बच्चों ये वाले का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आया? N। अब न्यूटन्स लॉ लगा दो इसमें, Fnet बराबर ma, Fnet बराबर ma। तो लिखा जाएगा 40 - N बराबर 6e। तो N बराबर 40 - 6e ना, और ए का मान 5 था, तो N बराबर आया 40 - 30 बराबर 10 न्यूटन। बच्चों ये बताओ कि सबका आंसर ये आ चुका था, यही वाला? अजय बताओ, ऐसे ही लगाए थे कोई और तरीके से? और तरीके से ऐसे लगाए थे, ठीक है। आप बी पे बनाते ना FBD तो भी यही आता। अब हमें फीडबैक वापस क्लास से फिर बैक चाहिए कि आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पूछेगा तो क्या निकाल पाओगे? सब लोग लगा लोगे? टेस्ट लिया जाए? चलिए एक सवाल लेते हैं और। अब बच्चों आपका टेस्ट आया। देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक है। अभी लिखना नहीं, अभी समझना है कि क्या है 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक है,
देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक है और इस तरह से कांटेक्ट है, और यहाँ पे बच्चों एंगल दिया गया है इस जगह, और ये एंगल हमने 37 डिग्री मान ली, और फोर्स जो लगाया हुआ है इस वाले बॉडी पे इधर लगाया है और इस वाले बॉडी पे इधर लगाया है। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ना, बता रहा हूँ, इसका मास है बच्चों 6 किलोग्राम, इस वाले का 4 किलोग्राम, इधर फोर्स लगा हुआ है आई थिंक 30 न्यूटन, एंड इन दिस साइड सपोज बच्चों 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 20 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स वो पूछा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ये अर्थ के ऊपर रखा हुआ सरफेस हॉरिजॉन्टल है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। लगाना शुरू करिए। आपको बच्चों 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, 2 मिनट, और देखते हैं सबसे तेज़ बच्चा कौन है क्लास का। नीट बच्चों आप लोग का बैच, और आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट लोग हो, आप मन लगा के पढ़िए। सभी कोचिंग में सारे बच्चे सभी अच्छे हैं, पर एक बैच में ज़्यादा अच्छे बच्चे अगर बोला जाए तो आपका बैच है। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो डोमिनेटिंग कंडीशन में हैं। हाँ 30 न्यूटन, 30 की 13, 30। एक मिनट आंसर कुछ बच्चे और बता रहे हैं। बच्चों मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 30 न्यूटन कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 40 न्यूटन बता रहे हैं, कुछ लोग 50 न्यूटन बता रहे हैं। ऐसे कोई स्टूडेंट जिनका तीनों से अलग आंसर आया हो? 34। ठीक, अब मैं एक बार हेड टेल कर लेता हूँ थोड़ा सा जानने के लिए। बच्चों पूरे लोग 30 न्यूटन कितने लोग निकाले हो? और बच्चों 40 न्यूटन एक लोग, 50 न्यूटन एक लोग, 34 एक लोग। ठीक है, कोई बात नहीं है, सही गलत होना मतलब नहीं है। चलो समझा जाए। अब मैं लगाने जा रहा हूँ आंसर, इसका दिखाने जा रहा हूँ। तैयार हो गए सब? ठीक है, मैं अभी सवाल को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। बच्चों मैं कुछ फिगर बनाऊंगा ना, एक पीछे कोई एक लोग ज़रा इसका सेल मंगवाओ। ये डिस्चार्ज हो रहा है, सेल अभी बंद हो जाएगा। अब मैं सवाल जब लगाना शुरू करूँगा तो सबसे पहले कैलकुलेशन होना चाहिए एक्सेलरेशन ए का। तो अब ए की वैल्यू बच्चों, ए का मान आप लोगों ने निकाला होगा, नेट पुलिंग फोर्स 30 - 20 अपान 6 + 4, तो ए बराबर 1 आया ही होगा। पहला काम तो ये हो गया। बच्चों फिगर में मिटाना चाहता हूँ, मिटा दूँ? अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स देख लो तब मिटाएं। कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़ा है ना, कॉन्टैक्ट क्या होता है? ऑलवेज नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पे नॉर्मल होगा, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है
उस पे नॉर्मल होगा। बच्चों नॉर्मल फोर्स ये है, ये वाला, इधर ये वाला नॉर्मल टू कांटेक्ट हो गया कि नहीं? आपने तो ये पढ़ा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल टू कांटेक्ट पॉइंट। तो ये नॉर्मल टू कांटेक्ट पॉइंट हो गया। अभी एन जो दिख रहा है नॉर्मल टू कांटेक्ट पॉइंट, आपको इसको निकालना है। अब आप चाहे तो FBD इसका बना लो, चाहे तो इसका बना लो, किसी एक का। तो बच्चों मैं इसका FBD पे कंसंट्रेट हो रहा हूँ। अब हम दूसरा फिगर भी बना सकते हैं, पर टाइम बचाएं, दूसरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में देख लेते हैं। यही n है ना, इसी को निकालना है, इसी को निकालना है। बच्चों मैं क्या करूँगा, देखो आप इधर वाला जो बॉडी है इसको हटा देता हूँ। अब आप केवल एक बॉडी को लीजिए, इसको मैंने चित्र बना लिए थे ना आप, हाँ इधर मैं हटा रहा हूँ। अब ये नहीं है क्योंकि हम एक ही बॉडी को पढ़ेंगे। अब आपका ये बॉडी हो गया जिसको पढ़ना है। अब इधर देखो, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। हाँ थीटा ही लिख दिया, थीटा बराबर 37 तो आप जानते ही हैं, इसलिए थीटा लिख दिया क्योंकि आपको मालूम है थीटा बराबर 37। इसलिए किया बच्चों, 37 लिखेंगे तो ज़्यादा जगह लगेगा, थीटा लिखेंगे तो कम जगह लगेगा। बाद में थीटा की जगह 37 लिख देना। अब देखो अगर ये थीटा हो गया ये वाला, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। हाँ थीटा ही होगा। अब ये कितना हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा और ये वाला थीटा। बच्चों ये सब बात समझ आया? आप बताइए किसको रिजॉल्व करोगे, 30 न्यूटन को या n को? क्योंकि जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है वो रिजॉल्व होगा। बच्चों n का कंपोनेंट 2 होगा, एक तो इधर होगा, एक तो इधर होगा और एक उधर होगा। हमारे बॉडी का मोशन किधर है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और कितना एक्सेलरेशन? अब बताइए इधर का फोर्स जो यहाँ पे आया ये कौन सा हुआ बच्चों, n cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना आया, n sin थीटा। ये n sin थीटा आ गया। बोलो हाँ ना में जवाब दो, आएगा। n sin थीटा आ गया। बच्चों अब देखो कौन बड़ा है, 30 न्यूटन बड़ा है कि n sin थीटा बड़ा है? कौन बड़ा है? क्योंकि जाना उधर है ना, तो ये वाला बड़ा होगा। अब हम लिखेंगे F नेट बराबर ma। बच्चों F नेट बराबर ma में 30 माइनस n sin थीटा बराबर ma वाट, मास 6 इंटू a। आपको समझ आया F नेट बराबर ma? पूरे लोग बताओ बच्चों, क्लियर है ना? अब 30 माइनस n और साइन थीटा माने साइन 37 बराबर 6 इंटू 1
अब बच्चों आप लिखोगे 30 माइनस 6 बराबर n और साइन 37 का मान 3/5। 30 माइनस 6 24 इंटू 5 अपान 3 बराबर n। सही है। अब इसको काट दो, कैंसिल कर दो, तो n बराबर कितना, 8 5 जा 40 न्यूटन। तो बच्चों ये 40 न्यूटन जो आंसर निकाले थे आप लोग, मैं जानना चाहता कौन कौन बच्चे थे वो लोग। 40 न्यूटन इधर से 3 लोग निकाले थे, उधर से 2 लोग निकाले थे। आपने सबसे पहले 40 न्यूटन बोला था, आपने निकाला है। देखिए 5 लोगों ने 40 न्यूटन निकाला था। अब 5 लोगों में फिर टेस्ट होगा कि अब इनमें कौन सही है। और बच्चों अगले सवाल पे फिर फोकस्ड होइए। अच्छा पहले बताओ समझ आया कि नहीं। अब इसमें टीचर क्या जानना चाहता था कि बच्चों को नॉर्मल फोर्स लगाने का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, इतनी बात थी बस। बाकी तो आपने सब पढ़ाई है ये सब, बस वही n का कंपोनेंट दिखाना था, उसमें गलती ना हो। तो अब यहाँ से आगे जाने का ना समय आया अगले सवाल की तरफ। फिगर सही से बनाएंगे, फिगर का ही खेल है मैकेनिक्स में। चित्र, पेंसिल, रबड़, स्केल उसकेल सब लिए रहा करो। फिगर बहुत सही बनना चाहिए, ज्योमेट्री बहुत सही बननी चाहिए। अभी एक 12th का बच्चा पढ़ता है, एक दिन मैंने मेरे पास कापी कुछ दिखा रहा था, मैंने उसकी कापी पलट रहा था। अक्सर ऐसा हर साल होता है। मैंने उससे यही पूछा कि तुमने ये कापी कहाँ पाई। ये सब बोला सर वही आप जो बोलते हैं वही सर लिखा हूँ। बोला सर कैस्केड, कोई वर्ड बोला कैस्केड करके लिखा। मैंने कहा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया लिखे हो। उसने बहुत बढ़िया से चीज़ों को लिखा, उसी पे नोट्स। अब जो मैं बोलता रहता था उसे भी अपनी भाषा में लिख देता था कि इसका मतलब ये होता है, ऐसा होगा तो ये नहीं होगा। बड़ा बढ़िया कापी उसका था। मैंने कहा तेरा कापी तो जो पढ़ेगा उसको अपने आप फिनिश आ जाएगा। मतलब जो मैं बोलता रहता हूँ कहीं अलार्म की ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना वैसा नहीं करना है, सब लिखे रहता है। तो मतलब बच्चों नोट्स अच्छे से बनाना है फिजिक्स का, क्योंकि सवाल आपको नोट से ही आना भी है। बाकी कोई किताब कोई चीज़ को मैं रेकमेंड नहीं करता, बस यही बोलता जो पढ़ाऊँ वही पढ़ो। अब आगे फिर बढ़ता हूँ। अगला सवाल जो बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला था उनका ब्रेन टेस्ट है, और बाकी सभी लोग को एक बार और मौका सवाल लगाने का। देखिए सवाल क्या है बच्चों, एक ये ब्लॉक है, मैं बना लूँ तब बनाना, ठीक है। एक ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक क्यों, 2 ब्लॉक इधर कहाँ भगा जा रहे हैं। इधर बच्चों ये 2 ब्लॉक हो गया। अब ये अर्थ के सरफेस पे कांटेक्ट में रखा है। इधर बच्चों इधर भी कोई दीवार है उसके कांटेक्ट में है। ऐसे इधर यहाँ पे ये 2 ब्लॉक है, 2 बॉडी है ना, देखो दिख रहा है ना, 2 बॉडी है। एक ऊपर वाला हो गया, एक बगल वाला हो गया, ये 2 बॉडी है। ये सेपरेट कर दिया। इस वाले का मास बच्चों 6 किलोग्राम है, और इस वाले का मास मैंने मान लिया 5 किलोग्राम है। वो 6 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, और ये वाला एंगल जो दिया है 37 डिग्री है। अब थोड़ा सा आप लोग बच्चों समझो, कॉमन सेंस वाली बात जैसे बोलते हैं। अगर हमारे पास 2 ब्लॉक है ए और बी, तो ऐसे में छोड़ दो तो ऐसे रुका रहेगा, मतलब सोचो कि क्या ये रुका रहेगा। अगर हम ऐसे छोड़ दें तो बी क्या करेगा, ए को धकेलेगा, ए इधर आएगा और उसी के ऊपर धड़ाम से गिर जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा फोर्स। तो क्वेश्चन यही है कि अगर ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। ये देखो ये दीवार है, उसी के कांटेक्ट में है।
ये ज़मीन है, अर्थ। पूछा है कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। हमने वो सभी 6-7 बच्चों को पहले टारगेट किया हूँ कि उनका आंसर आ जाए, और अगर उनसे पहले जिनका आ जाए बच्चों तो वो बताइएगा। एकदम से हड़बड़ाइए, आराम से लगाइए, सवाल को समझ के लगाइए। Required minimum force for equilibrium. F का मिनिमम वैल्यू। बच्चों कोई लोग बोल तो रहे हो, आप बता रहे हो आपका आंसर। आप दोनों लोग अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी आंसर बोल रहे हैं। चलिए, दोनों लोग का आंसर आ गया है। कितना आया है? 38, 48, पीछे 85। ठीक है, तो देखिए दो लोगों ने जो पहले आंसर बताए थे उनमें दो लोगों ने 48 और 85 बच्चों बताए हैं। तो आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हो ना, सबका ऐसे ही आ जाता है। ठीक, अलग आंसर आ गया। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग जो बता रहे हैं हाईली डिजर्विंग स्टूडेंट हो, जो कुछ भी कर सकते हो, कहीं का कोई रैंक इधर का उधर कर सकते हो, लेकिन अब आंसर मैच नहीं किया, ये समस्या है बच्चों। अभी और बहुत सारे लोग, आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो, कई लोग का आंसर आया होगा ना। अच्छा बताओ कितने लोग का आंसर है? कुछ भी आया कितने लोग? इतने लोग, ठीक है। आप बताइए। 40, आप बताइए। 65, आप उधर पीछे। हाँ, 8, ठीक। अब किसी को नहीं बताना है, ठीक है, बोलना भी मत। अब देखना, अब इस सवाल को मैं लगाने जा रहा हूँ। चित्र तो आपने बनाया ही है। अब बच्चों में देखो इसको आराम से मैं धीरे धीरे लगाऊंगा, आप देखते रहिएगा क्या हो रहा है, साथ में आएगा। ठीक, अभी इसमें देखो 2 बॉडी है ना, तो हम पहले जो बी बॉडी है उसके बारे में सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स इधर जाएगा, मतलब नॉर्मल टू बॉडी ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। इस पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल टू बॉडी ऐसे जाएगा, नॉर्मल टू कांटेक्ट पॉइंट। पहला लाइन ये क्लियर हो गया होगा, ये ठीक है। एन उधर लग गया, एन इधर लग गया। बच्चों उधर एन लग गया और यहाँ पे इधर एन लग गया। ये दोनों एन आपको दिखाया जा रहा है। अब दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक को स्टडी कराते आपसे। पहले बी को हम देखेंगे। बच्चों बी पे कौन कौन से फोर्स हैं भाई? बी को ज़रा अलग से दिखाएं हम। यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे है, फिर ये है, फिर ऐसे आया है, ऐसे है, ठीक है ना। उसी को छोटा सा जल्दी से बना दिया। बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन क्या हो रहा है अब यहाँ पे कि इस जगह mg लगेगा, इस जगह है mg माने 5g लगेगा।
और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा कि नॉर्मल फोर्स पास कर जाए सेंटर से। तो नॉर्मल फोर्स बच्चों ऐसे लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ मैंने दिखा, कहीं एक जगह दिखाना है और सेंटर से पास कराना है। अभी भले नहीं पास किया, लेकिन अब सेंटर वहीं बनाऊंगा जहाँ से पास करेगा। इधर कर दिया। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट होगा कि नॉर्मल कहाँ से जाना है। इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल फोर्स सेंटर से ही जाएगा, जहाँ पे वेट माने mg लगेगा। तो वो n आपको वैसे ही दिखाना है। मान लो टीचर यही पूछ लेता कि कांटेक्ट फोर्स कहाँ से पास करेगा, तो यहाँ से नहीं दिखाना है, वहाँ से नहीं दिखाना है, केवल एक जगह दिखाना है, ऑलवेज थ्रू द सेंटर, राइट। मान लो यही पूछ लेता तो, या उसमें आप बता दो, ये भी लिखेगा कहीं से पास कर सकता है। कोई सोचेगा यहाँ लगेगा इधर चला जाएगा, यहाँ लगेगा उधर चला जाएगा। नहीं, नॉर्मल एक ही जगह से जाएगा, हर जगह से नहीं लाइन खींचने लगोगे, एक जगह से सेंटर से जाना है, इक्विलिब्रियम है। अब बच्चों और आगे बढ़ाता हूँ। ये वाला एंगल, बच्चा लोग एंगल कितना दिया, 37 दिया। ये वाला एंगल आप लोग बता रहे हैं 37 दिया, ठीक है। ये वाला कितना होगा, 53 होगा। किसको रिजॉल्व करोगे, n को रिजॉल्व करोगे। बच्चों मेरे को यहाँ वाला एंगल चाहिए बस। अगर ये पूरे लोग बताइएगा, अगर ये 37 डिग्री हुआ, अभी आपने पढ़ा था, तो ये 37 हो जाएगा और ये वाला हाँ 53 हो जाएगा। इसको लिखने में बच्चों कोई डाउट है क्या किसी को? इतनी थोड़ी सी मैथ ज़रूरत है जानने की, जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब नॉर्मल फोर्स यहाँ पे है n, यू कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। बच्चों एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। इधर वाला कास होगा ना, तो इधर वाला हाँ n sin 53 और ये वाला 5g। बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो उधर तो दीवार को कैंसिल करेगा, दीवार वाला कांटेक्ट इसको रोकेगा, पर यहाँ ऊपर वाला किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हो n sin 53 बराबर mg माने 5g। sin 53 का मान एवरीवन सबको आता है, 4/5 बराबर 5g। तो बच्चों n बराबर हो जाएगा 25/4g। ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स आ गया। नॉर्मल फोर्स समझ में आया? जब मैं नॉर्मल फोर्स निकाल लिया, अभी थोड़ा रुके रहिए, मैं थोड़ा तेज़ लगाऊंगा। अब एक बार रुक के आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अभी थोड़ा देख लो बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा वाला ब्लॉक की बात करने जा रहा हूँ और ये वाले ब्लॉक की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ आप इसको भी सब लोग देखेंगे बच्चों। यहाँ पे तुरंत n इधर लगा हुआ है, ओके। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। बच्चों फिर यहाँ पर एंगल की ज़रूरत होगी, यहाँ आप निकालोगे तो ये 53, 37 और ये कितना आ जाएगा, 53। आप रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब n को कंपोनेंट n cos आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बच्चों बताओ ना इधर क्या मैं लिखने वाला हूँ, इसे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ अब इस समय, n cos 53, यही ना। इधर n sin 53 बेकार है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। इधर फोर्स मैंने लगा के रखा है F मिनिमम। तो बच्चों मिनिमम फोर्स इतना हो कि इसके बराबर हो जाए। अगर इससे भी कम हो जाएगा तब ये इधर भाग जाएगा, और मैक्सिमम की कोई ज़रूरत है नहीं। कम से कम कितना फोर्स लगा के रोक लो, ये सवाल है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा F मिनिमम बराबर n cos 53।
बच्चों सबसे ज़्यादा हम लोग का ये आंसर कि किसका सही होने जा रहा है, हम उसे देखना चाह रहे हैं। n cos 53। अब n की वैल्यू अब हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। हाँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ f मिनिमम, हैंस f मिनिमम बराबर n माने 25/4g और cos 53 का मान सही है। इसके बाद इसको उड़ा दो, काट पीट दो, कितना आ गया 15/4 और g माने 10 और ये बच्चों आ गया 37.5 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है। अब एक बार मेरे को बच्चों सारे लोग फीडबैक ये देना सबको कि जो एंगल मैंने रिजॉल्व किया, जो दिखाया वो क्लियर है। घर पे आपको एक बार इसे तो और लगाना पड़ेगा, समझ तो रहे हो, एक बार अच्छे से इसे और लगाना पड़ेगा कि मेरे को समझ आ रहा है। जिसमें ज़्यादा झाम है उसको सीखना है आपको। अब देखो एक बार और विशेष इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर जरा फोकस कर दें। देखो सबसे पहला काम है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों वहाँ नॉर्मल दिखा देना। एन ऊपर हो गया या नीचे हो गया। अब हमें पहले एन आना चाहिए, तो हमने इसका या बी डी इधर बना ली, सेंटर से एन जाएगा, सेंटर पे एम जी लगेगा और ये एन हॉरिजॉन्टल से मैंने लगाते हुए 37 तो 53, ये 53 अब आ गया। फिर एन को रिजॉल्व किया, काश इधर का कोई मतलब नहीं है, साइन 53 एम जी को बैलेंस करेगा, फिर एन का मान आ जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आपसे तो एन ही पूछेगा। मान लो बड़ा सवाल टीचर पूछ ही लिया तो एन से आप एफ पे भी जा सकते हो। तो जब एन आ गया तो एन इधर लग गया, फिर इसको मैंने यहाँ दिखाया, फिर ये 53 है तो रिजॉल्व किया और ये मिनिमम एन कास 53 किया, एन वहाँ से उठाया रख दिया। कौन सा ऐसा मुश्किल सवाल है तो सिंपल वेक्टर का रिजॉल्विंग, और वेक्टर रिजॉल्व करना तो सीखे ही हो बच्चों। ये आंसर आया। अब मैं क्या अपने इस क्लास से बच्चों ऐसा ही आपने लगाया है और जो भी लगाए हों ऐसा ही तो ज़रूर हमें बताएं। मैं आपको पहचानना चाहता कौन लोग अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसी ने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, ठीक, अच्छा ठीक है। अभी तो लग गया ना लॉजिक क्या है, टीचर ये सवाल सब क्यों बना रहा है, ये जानने के लिए क्या नॉर्मल फोर्स आपको आता है, क्या केवल ऐसे सीधे लाइन खींचना आता है, उसका मतलब समझ में आता है कि नॉर्मल फोर्स नॉर्मल होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट के और कहाँ से पास कर जाएगा, सेंटर से। ये दो थ्योरी का भी सवाल है, न्यूमेरिकल उसी पे लगा है। अब यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। अब बच्चों अगला एक सवाल और लिखेंगे। वेट कर रहा हूँ 30-40 सेकंड, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हटा दिया जाए क्या? देखो कुछ जब मैं रिजॉल्व कर रहा था तो आप लोगों के फेस को मैं देख रहा था, तो कुछ लोगों को अगर कोई मशीन लगाया जाता उनके पास तो हाई स्ट्रेस रेड अलर्ट आ जाता, मतलब वो स्ट्रेस में जा रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सोच रहा था। तो रिजॉल्व करना तो हमें आना ही चाहिए, वेक्टर भी पढ़ते हैं। एक बार मैं उस रिजॉल्व को फोकस कर रहा हूँ, केवल रिजॉल्व कैसे हुआ था। यहाँ देखिए, आप इसको लिखना नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये आपके संकट का समाधान है। ये 37 डिग्री है, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये भी हमेशा क्या होगा, 37 होगा, सही है। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। अब इसके बाद ये इधर देखो, ऐसे देखो, ये n इधर हो गया, नॉर्मल तो 90 डिग्री पे ही होगा, और अगर ये 37 तो ये 37 हुआ। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, n cos 37 और यहाँ पे n sin 37। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लगाना चाहते हैं।
एक तो ये तरीका हो गया बच्चों। फिर देख रहा हूँ, अच्छा ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो एंगल ये रिजॉल्विंग नहीं आएगा तो क्या करोगे पढ़ लिख के, जब सवाल ही नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पे 37 डिग्री है। फिर सुनो, नॉर्मल फोर्स बनाना पड़ेगा बच्चों। नॉर्मल फोर्स बना ली, मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया था। फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बना लो, अगर ये 37 है तो ये 37 है, और पूरा 90 होगा तो 53 होगा। n का कंपोनेंट n cos 53 और n का कंपोनेंट n sin 53। n अच्छा उल्टा हो गया क्या? आप लोग ही तो उल्टा बोलता है। चलो बच्चों इधर बताओ क्या आया। n cos 53 और इधर n sin 53। आंसर बदल गया कि सेम आंसर है? sin 37 और cos 53 की सेम वैल्यू आती है। जो ये आएगा वही वो आएगा, और उधर sin 53 और cos 37 की सेम वैल्यू आती है। ऐसे रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करना आ गया? हाँ, वो जो सवाल जो लिखा ना, आप घर पे बिल्कुल अपना कॉपी मत देखना, अपने से बच्चों इसको रिजॉल्व करना, अपने से करना और देखना क्या आता है। ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों और आगे जाने की तैयारी करें। यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब एक सवाल और लगवाते हैं। आपका ब्रेन टेस्ट होने जा रहा फिर से। ये चीज़ यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर जा रहा हो असलरेशन से, तो नॉर्मल फोर्स या टेंशन क्या होगा? G+A होगा कि G- A? और नीचे की ओर जा रहा हो, वही हुआ ना, मास इनटू ए रिलेटिव। बच्चों ये रस्सी है, और इस रस्सी पर एक मंकी ये वाला, इसका नाम M1, एक मंकी ये वाला, ये दूसरा मंकी इधर जा रहा है, ये मंकी इधर जा रहा है, और एक मंकी और है इधर जा रहा है। 3 मंकी इस रस्सी पे दौड़ रहे हैं। इसका मास बच्चों 4 किलोग्राम 4 kg है, इसका मास है 5 kg, और इसका मास है 3 किलोग्राम। हैविंग डिफरेंट मास 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये वाला मंकी चल रहा है, सभी चल रहे हैं बच्चों। चलो, आपसे पूछा है यहाँ पे टेंशन T1, आपसे पूछा है यहाँ पे टेंशन T2, आपसे पूछा बच्चों यहाँ पे टेंशन T3। अब आपको T1, T2 और T3 निकालना है। G का मान 10 लेना है आपको हमेशा। एग्ज़ाम में G का मान ना दे तो 9.8 लेना है, और हम आपको 9.8 कहीं नहीं ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो बच्चों अब आप लोग G का मान 10 रखें और देख लो क्या क्या आता है। T1 का मान, T2 का मान और T3 का मान। T1 102 आया, T2 भी बताओ। नहीं, हमें एक एक वैल्यू बताओ ना। एग्जाम में आएगा T1 तो तीनों जोड़ के लिखोगे आंसर। जो पूछेगा वो बताना है ना। T1 माने T1 बता। हाँ बच्चों, T1 का मान कितने लोगों ने 60 निकाल लिया? 60।
हाँ यही, अब बाकी लोग भी सवाल ही बना रहे हैं क्या, इतना समय कैसे लगाते हो आप लोग। पीछे बच्चों T1 का मान आ गया कितना, 60, सही है। एक बार मैं भी लगाऊंगा, मैं लगाने जा रहा हूँ बच्चों लोग। अब मुझे बताओ, टाइम घट रहा है, T1 की वैल्यू आप हमें बताएंगे। बताओ ये मंकी किधर, देखो बड़ा जल्दी आंसर लगाना है ना, इतना समय थोड़ी ना लगेगा। ये मंकी ऊपर जा रहा और एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो G+A की G-A, G+A, मंकी का मास 5, G का मान 10, A का मान 2 बराबर 60 न्यूटन। तो T1 तो 60 न्यूटन आ गया। बच्चों ये दूसरा वाला मंकी रहे चाहे ना रहे, जो टेंशन 60 न्यूटन आ गया वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 60 न्यूटन जो आ गया उसको तो रहना ही है। जो रस्सी में टेंशन आ गया, अब उस पॉइंट के ऊपर तक वो हर जगह टेंशन होगा, बीच में मास हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर ये वाला टेंशन 60 न्यूटन तो आ ही गया, प्लस ये मंकी की वजह से भी कुछ आएगा। तो मंकी की वजह से कुछ आएगा तो प्लस क्या लिखा जाएगा, m। और G+A का केस है कि G-A। हाँ तो बच्चों ये 60 प्लस मंकी का मास 4, G का मान 10, A का मान, उसमें वेलोसिटी लिखा है, सब जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और वहाँ पे मीटर पर सेकंड है। यूनिट भी देखना पड़ता है। पता चला G+A G-A में खुश हो गए, A है कि नहीं A ही लिखोगे आप। अब यहाँ 3 लिख देते तो भी A मान लेते, तो उसमें यूनिट नहीं है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो बच्चों 100 न्यूटन अपना आंसर आ गया, सही है। अच्छा ये बताओ यहाँ कितना टेंशन है, यहाँ और यहाँ कितना है। अब इसके यहाँ निकालोगे तो मंकी का भी आ जाएगा, और यहाँ निकालोगे तो इस मंकी का छूट जाएगा। तो इधर 60 हो गया और इधर 100 हो गया। ये नहीं समझ आया क्या, आया। अच्छा अब यहाँ बताओ T3 आया तो बच्चों 100 न्यूटन जो आया वो तो रहेगा, प्लस वो मंकी जो कारनामा करेगा उसे भी आएगा। अब बताओ T3 बराबर कितना आएगा, पढ़ो, पढ़ के सुनाई दो। पहले क्या बताओगे, बताओ 100 न्यूटन प्लस m, G-A की G+A, m माने 3, G माने 10, A माने 4। अब बच्चों आया 142 न्यूटन। नहीं समझ पाए क्या, ये आंसर आ गया। अब बताओ इस मंकी के दौड़ धूप करने से कोई आपको समस्या तो नहीं आ रही है, मतलब टेंशन लग जाएगा ना, कभी mg+A कभी mg-A, यही तो होगा। बच्चों ये सवाल हो गया। चलते चलते एक सवाल और लिखो बच्चों, अब तो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने जा रही है। अभी मैंने इस सवाल पे फोकस्ड हो गया कि भाई mg+A लगेगा mg-A लगेगा। नॉर्मल फोर्स आपने देखा कि कैसे लगेगा वो सीख लिया, और अब हम आगे एक न्यूमेरिकल और लेना चाह रहे हैं। बच्चों इस सवाल को बताएंगे सब लोग फिर से। यहाँ पे ये है पुल्ली, ये पुल्ली हो गया, इधर ये ब्लॉक, इधर ये ब्लॉक, इधर ये ब्लॉक। इधर बच्चों यहाँ पे दिया है 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम, 541। सवाल है टेंशन T1, सवाल है टेंशन T2, सवाल है टेंशन T3, T3 का मान, T2 का मान और T1 का मान लगाना है।
पहला काम असलरेशन। तो जब पूछा जाए पहला मतलब आपके दिमाग में पहले ए आना चाहिए। बच्चों टाइम नहीं है आपके पास अब इस समय, अब इसके आगे जो पढ़ेंगे कल के क्लास में आते ही हम लोग एकदम सुपर हाई स्पीड पे रहेंगे। मतलब न्यूटन्स लॉ जिसको लोग बड़ा मानते हैं उसको आप फिंगर टिप्स पे ले आ दोगे कि बस ऐसे ऐसे हो जाता है। इसके बाद बच्चों फिर वो ये दूसरा कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँगा जो पुल्ली लॉ है। पुल्ली लॉ सीखना है, वो बहुत ज़रूरी है सीखना। जिसको पुल्ली लॉ नहीं आता उनका पुल्ली खिसक जाता एग्ज़ाम में, उसको सिखाऊंगा और उसे मैं ही सिखाता हूँ। अब देखो इसका सवाल का पहले आंसर मैंने पहला काम ए का मान। असलरेशन बराबर क्या है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स ऊपर हो गया 5 + 4 9g अपनी ओर और g अपनी ओर, जो बड़ा वो खींच ले जाएगा। तो बच्चों क्या आया? 9g - g अपॉन टोटल मास 5a + 4a + 1। तो a बराबर कितना आया? 8 मीटर/सेकंड ए का मान आ गया। अब बच्चों T1 बराबर क्या होगा? ये ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है ना, तो T1 बराबर क्या लिखा जाएगा? जब ये नीचे जाएगा तो जहाँ पे टेंशन पूछा जाता है ना उसी पॉइंट के नीचे का मास लेते हैं। जैसे यहाँ पूछा तो ये रस्सी कितने मास को खींच रही है? खींच रही माने ऊपर, नीचे नहीं, पुल्ली की तरफ। तो कितने मास को ऊपर खींच रही है? 5 किलोग्राम। और ये जा रहा है नीचे, इसका एक्सेलरेशन क्या है? नीचे ऐसे जा रहा है ना। तो बच्चों T1 बराबर क्या लिखोगे? 5g + e की g - e। बच्चों T2 बराबर क्या लिखोगे? यहाँ पे कितना मास लेना है? 4 किलोग्राम की 9 किलोग्राम? टोटल मास नीचे जितना लटका हुआ है सब। तो कितना लिखोगे? 9 और g + a की g - e। और बच्चों T3 बोल रहे हैं इसके लिए पूरा मास ले लेंगे 10 किलोग्राम। अबे T3 क्या होगा? ये T2 है ना, तो यहाँ भी तो T2 होगा। बच्चों रस्सी तो एक ही है ना, तो अगर T2 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो दोनों का सम 2T2 यहाँ है। समझ आया? अच्छा इस साइड में अगर T2 निकालने के लिए मैं बोलता तब क्या करते? हाँ बोल रहे तब ना निकालते। ये ऊपर जा रहा है ना भाई, तब क्या लिखोगे बच्चों? मास तो एक ही किलोग्राम मिलता ना, तो 1 × g + a। आप ये रखोगे ना और वो रखोगे तो सेम आंसर आएगा। रख के चेक करना हो तो कर लो, टाइम है अभी आपके पास। g बराबर 10, a बराबर 8, तो 18 आ गया। यहाँ देखो g बराबर 10, a बराबर 8, 10 - 8 2 9 जा आया ना बराबर। तो चाहे जैसे लगाएं सेम आंसर आएगा। बच्चों आज हम यहाँ पे क्लास को रोका है। अगले क्लास में पहले 40 मिनट तेज़ी से नॉन स्टॉप इस पे सवाल करेंगे। इसके बाद बच्चों अगले जो समय होगा उसमें पुल्ली लॉ पढ़ेंगे, मतलब इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ का। तो आज का बात हो गया यहाँ तक, अब अगले क्लास में अगली बात होगी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे, मेन फोकस रहेगा पूरी क्लास में।